स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे किसानों के मुद्दे पर। दरअसल किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सीधे तौर पर किसानों का कहना है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। अगर सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तो उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। और इस बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच में बैठक चल रही है। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जो डेडलॉक की स्थिति किसानों और सरकार के बीच में थी वो अब टूटती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां पर क्या बातचीत के बाद समाधान निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार इससे पहले भी कई दौर की बातचीत सरकार और किसानों के बीच में हो चुकी है, लेकिन समाधान मिलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं किसान दूसरी तरफ अपना आगे का किसान आंदोलन को किस तरह से तेज करना है, इसको लेकर के प्लानिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। 1 जनवरी तक का प्लान किसानों ने बना लिया है। उसके अलावा भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि 26 जनवरी को परेड करेंगे किसान। तो एक और किसान आंदोलन को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर बातचीत भी शुरू हो गई है, यह अच्छी खबर है। लेकिन क्या हठधर्मिता आड़े आएगी? क्या सरकार और किसानों के बीच में जो हठधर्मिता है वो आड़े आएगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार लगातार कानून में संशोधन की मांग को तो मान रही है, लेकिन साफ तौर पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है। वहीं विपक्ष भी इस पूरे मसले पर सियासी तड़का लगाता हुआ खूब नजर आ रहा है। ऐसे में क्या सरकार झुकेगी? क्या किसानों को आंदोलन खत्म करना पड़ेगा? संशोधन से किसान मान जाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इन तमाम पहलुओं पर नजर डाले रखेंगे। और आज की बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि आप तक हर अपडेट को पल पल की हम आप तक पहुंचाएं और आपको बता दें कि लगातार जो किसान हैं उन्हें डर सता रहा है कि क्या जो कृषि कानून है उसके बाद एमएसपी खत्म होने का डर उन्हें सता रहा है। दूसरी ओर सरकार से वो लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार एमएसपी पर गारंटी कानून बना दे। लेकिन एमएसपी के मुद्दे की अगर बात करें तो एमएसपी पर अगर सरकार गारंटी कानून बना भी दे, लेकिन अगर मौजूदा हालात की बात करें, क्या अभी किसानों की जो फसल है वो एमएसपी पर खरीदी जा रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा। नजरें पूरी तरह से विज्ञान भवन में आज किसानों और सरकार के बीच होने वाली बैठक पर टिकी हुई है। क्या समाधान निकल पाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 6 दौर की बातचीत किसानों और सरकार के बीच में हुई थी। लगातार कई बार जो किसान हैं उन्होंने बिंदुवार तरीके से जो अपनी मांगे हैं वो सरकार के सामने रखी थी, जिसके बाद जो सरकार है उसने साफ तौर पर कहा था कि हम जो किसानों की आपत्तियां हैं उनमें हम संशोधन करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो बीच में जो हालात थे वो डेडलॉक के बन गए थे, बातचीत बंद हो गई थी। दूसरी ओर किसान लगातार अपने आंदोलन को उग्र करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर सरकार ये आरोप विपक्ष पर लगा रही है कि जो विपक्ष है वो पूरे मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। जो तस्वीरें सामने आई थी राज्यों से उसमें भी जो विपक्ष है वो पूरी राजनीति को चमकाता हुआ नजर आया था। आपको बता दें कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, कोई भी जो विरोधी पार्टियां हैं वो पूरी तरह से आंदोलन में सरकार की मुखालफत करती हुई नजर आ रही थी। हालांकि कोरोना महामारी के मद्देनजर जो विपक्ष के दल हैं उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन इसके बावजूद लगातार विपक्ष का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला था। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो आज बैठक होनी है वो किसी नतीजे तक पहुंचेगी, क्योंकि बातचीत होनी बेहद जरूरी है। और अगर बातचीत नहीं होगी तो फिर समाधान कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हठधर्मिता की जहां तक मैं बात कर रहा था तो हठधर्मिता लगातार जो है वो बातचीत के आड़े आ रही थी। खैर, सबसे अच्छी बात तो यही है कि बातचीत का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, लेकिन समाधान निकलेगा या नहीं ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या किसान मानेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अगर देखें तो किसान आंदोलन पहले के मुकाबले थोड़ा धीमा जरूर हुआ है। कई राज्यों के किसान संगठनों ने सरकार को समर्थन दिया है। उनका कहना है कि जो सरकार कृषि कानून लेकर आई है वो किसानों के हित में है। लेकिन वहीं अभी भी जो पंजाब के ज्यादातर किसान हैं वो सरकार के कृषि कानून से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा। नजरें कुल मिलाकर
विज्ञान भवन पर अटकी हुई हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द से जल्द एक अच्छी खबर विज्ञान भवन से बाहर निकल कर आएगी और जो किसान हैं वो आंदोलन को अपना खत्म करेंगे, क्योंकि किसानों का यूं सड़कों पर बैठना 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है और ये कहीं ना कहीं कचोटता है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रेम उपाध्याय मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, सीधा सवाल आपसे पूछूंगा। विज्ञान भवन में बैठक चल रही है, बातचीत होनी जरूरी थी, बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है, डेडलॉक की जो स्थिति थी वो खत्म हो चुकी है। क्या आपको समाधान की उम्मीद नजर आ रही है आज? देखिए, समाधान कहीं न कहीं होने की उम्मीद। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे जितनी बार भी बात की है, संबोधित किया है किसानों को, चाहे वो प्रदेश के किसानों या मन की बात हो, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, किसानों को वास्तविक कृषि कानून के संबंध में बताया ही नहीं जा रहा। कोई जो बातें हुई नहीं है उस चीज का भ्रम फैलाया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि 660 किसान संगठनों में से 588 जो किसान संगठन है वो सरकार को समर्थन का पत्र दे चुके हैं। सिर्फ पंजाब के जो किसान हैं वो दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली घेरे हुए हैं। उन्होंने ही सिर्फ ये कह रखा है कि किसान बिल जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। सबसे अहम बात है, जो किसान संगठन है, जिसमें 77 किसान संगठन है जिनके प्रतिनिधि आज विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री के जो जीओ उन्होंने गठित किया, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री भी शामिल होंगे, उनके साथ बैठक करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब किसानों को तो लगने लगा है कि कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो बिल को अभी तक पढ़ नहीं पाए थे, जिन्हें समझ नहीं पाए थे। वो एक जनवरी तक का उन्होंने प्लान बना लिया है। आप कह रहे हैं कि 26 जनवरी को किसान परेड भी करेंगे, तो एक और तो किसान आंदोलन को तेज करने के मूड में नजर आ रहा है। तो ऐसे में समाधान कैसे निकलेगा? क्योंकि हठधर्मिता, लगातार मैं बात कर रहा था हठधर्मिता की, वो तो फिलहाल आड़े आती हुई नजर आ रही है। सबसे अहम बात यह है कि विपक्ष इस समय मुद्दा विहीन है। विपक्ष ने जो है किसानों को आगे करके अपने एजेंडे चला रखे हैं। सबसे अहम कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की बात अगर हम करें तो वो चाहती है कि जो चुनाव है, पंचायत चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश को, उसको लेकर के सरकार की छवि, बीजेपी की छवि खराब हो, किसान विरोधी हो। क्योंकि पंचायत चुनाव जो है जमीनी चुनाव होते हैं और वो उसको रखना चाहती है, बनाए ये बताना चाहती है कि जो बीजेपी सरकार है वो किसान विरोधी है, जिसका फायदा अगर उसे पंचायत चुनाव में मिलता है तो बूथ लेवल से लेके विधानसभा तक पहुंचने का रास्ता है वो कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। सबसे अहम बात, मायावती ने इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ, लेकिन अखिलेश यादव ने इसमें साफ तौर पे कहा है कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। राहुल गांधी ने भी इस बिल का विरोध किया, लेकिन कहीं पे भी राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि इस बिल का विरोध क्यों होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के जो 2 सांसद संसद में पहुंचे थे, जब प्रधानमंत्री वहां पे जो है श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो उन्होंने जो बैनर दिया था उस पे भी सिर्फ ये मांग रखी थी कि एमएसपी को कानून बनाया जाए, बिल वापस लिया जाए, ये बात भी नहीं रखी गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गतिरोध है वो छटता हुआ बन रहा है, क्योंकि विपक्ष चलिए ठीक है, विपक्ष के प्रदर्शन की आप बात करें, विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहा है कृषि कानूनों को लेकर के, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें किसानों की, अगर बात करें एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग भी लगातार किसान कर रहे हैं और सरकार भी कह रही है कि हम एमएसपी पर गारंटी कानून बनाएंगे। लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो अभी भी कई किसान ऐसे हैं जो जिन्हें अपनी फसल का जो एमएसपी का दाम होता है वो भी नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं किसानों के मन में डर है, वो कितना जायज है, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि किसानों की जोत इस चीज पे निर्भर करती है, ये तय करती है को कितनी एमएसपी मिलेगी। जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, उनकी जो जरूरत होती है, वो जो फसल कटती है वो चाहते हैं कि उनके घर में पैसा है, क्योंकि 3 महीने 4 महीने की फसल काटी गई, चाहे वो धान की हो चाहे गेहूं की हो, उसमें जो पैसा वो चुके होते हैं वो चाहते हैं कि वो पैसा उनको तुरंत वापस आए। उस समय पर जो दलाल होते हैं मंडियों के, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है औने पौने दाम पर किसानों का वो माल खरीद के मंडियों से, चाहे मंडी के बाहर से खरीद लिया जाए, कंपनियों के लिए वो उसको कहीं ना कहीं डंप कर लेते हैं, जो बाद में महंगाई बढ़ाने और घटाने का काम करती है। सबसे अहम बात यह है कि एमएसपी को लेकर के सरकार ने, अधिकारी लगातार मंडियों में जाके जांच करते हैं, धान की जो फसल लेके किसान अभी मंडी में पहुंचे में उनकी खरीद ठीक से नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मिली भगत का मसला होता है, जिसमें दलाल और सरकारी कई जो लोग होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। वो किसानों को वेट कराते हैं, कई दिनों तक वेट कराते हैं, जिसकी वजह से किसान को मजबूरन अपने जो अनाज
औने पौने दाम में बेच के कहीं जा ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार है वो बिचौलियों को यहाँ पर खत्म करना चाहती है, ताकि जो किसान है उन तक जो पैसा है वो डायरेक्ट उनको जो उनकी फसल का उचित दाम है वो मिल पाए। चलिए इस मुद्दे पर तो आपसे बात हुई, इसके बाद एक और बड़ी खबर आ रही है। वो खबर ये है कि भारत में जो कोरोना का नया स्ट्रेन है वो भी पैर पसारने लग गया है। कोरोना स्ट्रेन के आने से लोगों के मन में खौफ जरूर पैदा होने लगा है, लेकिन आपको बता दें कि जब कोरोना का प्रकोप हल्का सा धीमा पड़ गया था तो उसके बाद जो लोग हैं उन्होंने हल्की सी राहत की सांस ली थी, जिंदगी पटरी पर लौटने लगी थी। लेकिन अब एक बार फिर से जो कोरोना का नया स्ट्रेन है वो लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर बिठाता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि देश में 20 कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं यूपी की अगर बात करें तो यूपी में भी 6 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि एक बच्ची में कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लेकिन 500 से ज्यादा यात्री अभी भी ऐसे हैं जो ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। प्रेम जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रेम जी, आपसे कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर के सीधा सवाल आपसे पूछूंगा। 565 यात्री लापता है सर, कैसे काम चलेगा अगर वो उन यात्रियों में से किसी एक को भी कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण उनमें पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ेंगी, ना सिर्फ यूपी सरकार की बल्कि केंद्र सरकार की भी। और क्योंकि जो कोरोना का नया स्ट्रेन है वो रिपोर्ट के मुताबिक 70% ज्यादा तेजी से फैलता है पिछले कोरोना के मुकाबले में, तो कहीं ना कहीं अब इसके विस्तार पूर्वक संक्रमण की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ेंगी ऐसे में। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि सबसे भयावह स्थिति यह है कि ब्रिटेन ने लॉकडाउन लगा दिया है अपने यहाँ पे। यूरोप के कई देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन लगा दिया क्योंकि कोरोना के जिस स्ट्रेन की बात हो रही है वो एक तरह से भयंकर तबाही, विश्व युद्ध में जितने लोग मारे नहीं गए थे उससे ज्यादा लोगों के मारे जाने की संभावना बन सकती है, ऐसा जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं। क्योंकि जो कोरोना का म्यूटेशन हुआ है वो नए स्ट्रेन को नई वैक्सीन जो है कहीं दबा पाएगी नहीं दबा पाएगी, इस पर भी अभी रिसर्च नहीं होना बाकी है। क्योंकि कोरोना को आए हुए अभी 1 साल हुआ है और महामारी पूरे विश्व में फैली है, उसमें अब म्यूटेशन हो जाने के बाद इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल होगा। ब्रिटेन जैसे ऐसे देश जहां पे मेडिकल सुविधाएं सबसे ऊपर है, वहां पे जो मेडिकल टीमें हैं वो लगातार रिसर्च करती रहती है। अगर उन्होंने इसके सामने घुटने टेक दिए हैं और लॉकडाउन कर दिया है तो भारत की स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है, क्योंकि भारत की जनसंख्या ब्रिटेन और यूरोप के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अगर यहाँ पे वो लापता हुए हैं वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे पहुंच जाते हैं तो कोरोना का ये स्ट्रेन महामारी के तौर पर फैलेगा, जिसे रोक पाना भारत सरकार के लिए, किसी भी राज्य सरकार के लिए मुश्किल होगा। क्योंकि आने वाले समय में सबसे अहम बात यह है कि माना जा रहा था कि सर्दियों तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन कोरोना वैक्सीन अभी आई नहीं है। उससे भी अहम बात कि गर्मियों में कहा गया था कि कोरोना गर्मियों में नहीं फैलता है, लेकिन गर्मियों से सर्दियां आ गई और रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना फैलता रहा। लेकिन अब जो नया स्ट्रेन आया है अगर ये खतरनाक है तो ये बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाएगा, जिससे बड़ी तादाद में मौतें हो सकती हैं। कहीं ना कहीं कोरोना का जो नया स्ट्रेन है वो खतरनाक जरूर है, लेकिन अगर भारत की बात करें, भारत में अर्थव्यवस्था का क्या हाल है वो आप देख ही रहे हैं। कोरोना की वजह से जो अर्थव्यवस्था है वो पहले ही मंदी के दौर से गुजर रही है। लगातार 2 तिमाही में जो अर्थव्यवस्था, जो जीडीपी ग्रोथ है हमारी, वो नेगेटिव रही है। और इसके बाद अगर कोरोना का नया स्ट्रेन अगर भारत में पैर पसारता है तो लॉकडाउन क्या लगेगा और क्या सरकार के लिए इतना आसान होगा लॉकडाउन लगाना, क्योंकि अर्थव्यवस्था पहले ही बेपटरी होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। देखिए, लॉकडाउन लगाना सरकार के लिए मजबूरी होगा क्योंकि कई राज्यों में अभी भी नाइट कर्फ्यू जारी है। जैसे कि महाराष्ट्र के मुंबई में नाइट कर्फ्यू जारी है, राजस्थान में नाइट कर्फ्यू कई शहरों में लगाया गया है, गुजरात के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, दिल्ली में हालांकि अब नाइट कर्फ्यू नहीं है। लेकिन आने वाले समय में अगर नए स्ट्रेन का फैलाव बढ़ता है तो नाइट कर्फ्यू क्या हो सकता है कि जो मार्केट हैं और फैक्ट्री हैं इनको बंद कर दिया जाए, लॉकडाउन लगाने की नौबत आ सकती है, जो अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह। -24 में पहले ही जा चुकी थी हमारी अर्थव्यवस्था और तीसरी तिमाही जो सुधरती हुई तिमाही थी उस पे और ज्यादा संकट के बदल आ सकते हैं। सरकार को कहीं कहीं एक बार फिर से सोचने में मजबूर होना पड़ेगा। कोरोना के समय पे एक चीज अच्छी रही कि मजदूरों को पैदल चलते हुए तो लोगों ने देखा, लेकिन इस बार मजदूर अभी आए नहीं है। जो फैक्ट्रियां खुल भी रही थी वो दोबारा लॉकडाउन की सकती हैं, लेकिन मेडिकल टीमें जिस तरह से पूरे देश में जिस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया, लोगों को इलाज के लिए आगे आए, हालांकि उनके साथ मारपीट भी हुई, तो अब कहीं ना कहीं देश में ये संदेश चला अर्थव्यवस्था की बात और मजदूरों का रोल उसमें अहम होता है, ये जग जाहिर है। लेकिन अब अर्थव्यवस्था के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था भी तो देखनी होगी और सरकार तो अब कहीं ना कहीं जो बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको करवाने की तैयारी कर रही थी। और अब यूपी की मैं बात करूं तो उम्मीद जताई जा रही थी कि अब जल्द ही जो है स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन
जो विशेषज्ञ कहते हैं उस रिपोर्ट के मुताबिक जो नया कोरोना वैक्सीन है वो बच्चों पर सबसे ज्यादा असर करता है। ऐसे में जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं या जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो फिलहाल उन पर फिर से एक बार ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा। देखिए, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से मोबाइल एजुकेशन की तारीफ की और कई टीचरों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने इस काल में भी बच्चों को नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन के जरिए पढ़ाना जारी रखा, तो मैंने कई अभिभावकों से बात की। उन्होंने कहा अगर सरकार ये कहते हैं कि कोरोना फैलने की वजह जो है स्कूल बंद सकते हैं, तो हम अपने बच्चों को 1 साल फेल कराना ही उचित समझेंगे बजाय उनको स्कूल भेजने के। नया कोरोना अगर बच्चों पे इम्पैक्ट करता है तो मान लीजिए कि सारी चीजें वापस स्टेप बैक हो चुकी हैं और स्कूलों के खुलने की संभावना लगभग खत्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कोरोना के जो पेशेंट, जो संभावित कैरियर्स हैं, वो लापता हो गए हैं। पासपोर्ट, वीजा होने के बावजूद उनको ट्रेस नहीं किया जा रहा, तो वो कहाँ पहुंचे, कितने शहरों में गए। ये ठीक वैसी महामारी है जैसे कोरोना जब शुरू हुआ था। शुरुआत में जो पहला केस आया था वो दिल्ली की मरिया 1 में आया था, जिसका बच्चा नोएडा के सेक्टर 20 के एक स्कूल में पढ़ता था। जैसे ही उसमें कोरोना की पुष्टि हुई, उन पूरे स्कूल को बंद कर दिया गया। लेकिन ये जो स्ट्रेन है ये काफी खतरनाक है। अगर ये 111 लोग कहां गए हैं जो लापता हुए हैं, उन पूरे इलाके का अगर रोड मैप देखा जाएगा और उसका फैलाव बड़े शहरों में हुआ, तो लॉकडाउन की स्थिति उन शहरों में सबसे पहले होगी और उन लोगों के संपर्क में आए हुए लोगों की जांच सबसे पहले शुरू होगी। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो नया स्ट्रेन है वो चिंता का विषय बना हुआ है और अब आगे कोरोना का स्ट्रेन कितना कहर बर पाएगा ये भी देखने वाली बात है। बड़ी खबरों में आगे आप बात करते हैं भदोही की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ 31 दिसंबर को दौरा कर सकते हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 31 दिसंबर को संभावित दौरा उनका भदोही का हो सकता है। आपको बता दें कि सीएम योगी के इस दौरे को लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो चाक चौबंद करते हुए प्रशासनिक अधिकारी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 दिसंबर को भदोही आकर कारपेट एक्सपो मार्ट का लोकार्पण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के संभावित दौरे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला अचानक सक्रिय हो गया। कमिश्नर, डीएम और एसपी ने एक्सपो मार्ट के साथ हेलीपैड स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा स्थितियों का जायजा लिया। संभावित दौरे के तहत बताया गया है कि मुख्यमंत्री कारपेट सिटी में लगभग 200 करोड़ की लागत से बने कारपेट एक्सपो मार्ट का उद्घाटन करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके अलावा वो जिले के विकास योजनाओं पर भी बैठक कर सकते हैं। अचानक मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से आला अफसरों के हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में 48 घंटे से भी कम का समय अब बचा हुआ है। आज अभी सुबह ही कार्यक्रम निश्चित हुआ है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी कारपेट एक्सपो मार्ट का उद्घाटन करने के लिए 31 दिसंबर को ये समय लगभग 11 बजे यहाँ पे आएंगे। कारपेट सिटी मार्ट का इसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जनता के साथ भी बैठक है? नहीं, जनता के साथ तो बैठक नहीं है, लेकिन जनता जनार्दन है। हाँ, जनता का भी कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के आ जा रहे हैं, तो उससे साफ हो जाएगा कि जनता के साथ भी बैठक है कि नहीं है। अभी ये सूचना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण का कार्यक्रम करेंगे और पार्टी के पदाधिकारियों और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे उनकी बैठक लेंगे। खबर पीलीभीत से सामने आ रही है, जहां पर एक विधायक पर विधायक निधि में घोटाला करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि पीड़ित ने मामले को लेकर के शिकायत दर्ज करवाई है और मुख्यमंत्री से शिकायत की है। तो विधायक निधि में घोटाले का आरोप लगा है, मुख्यमंत्री से मामले की शिकायत कर दी गई है। पीलीभीत में विधायक निधि में घोटाले की यह मामला सामने आ रहा है, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई है। पूरनपुर विधायक पर निजी ठेकेदारों से काम करवाने के बाद सरकारी पैसे की बंदरबाट करने का आरोप लगा है। आरोप है कि 3 फर्मों पर बिना काम के ही अधिकारियों से सांठगांठ कर 2 करोड़ रुपए की बंदरबाट करने का आरोप लगा है। विधायक और उनके बेटे पर खलिहान की जमीन पर कब्जा करने, अवैध खनन और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का भी आरोप लग रहा है। बता दें कि पीड़ित ने अक्टूबर महीने में मुख्य विकास अधिकारी से जन सूचना के आधार पर विधायक निधि में हो रहे घोटाले की सूचनाएं भी मांगी हैं। तो मुख्यमंत्री से शिकायत कर दी गई है। विधायक निधि में घोटाले का आरोप लग रहा है और अब देखना दिलचस्प होगा कि जब इस तरह की खबर सामने आ रही है तो उसके बाद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर क्या कुछ संज्ञान लेते हैं। क्योंकि अगर विधायक साहब ही घोटाला करते हुए नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं सवाल उठने अपने आप में लाजमी है। समस्या ये है, माननीय विधायक बाबूराम पासवान जी द्वारा विधायक निधि में लगभग 2 करोड़ रुपए का मामला है। वो आरएस
से जो है ट्रांसफ़र कराकर ब्लॉक में पैसा ट्रांसफ़र करा लिया। ई टेंडर की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया से बचने के लिए इन्होंने लगभग 2 करोड़ रुपए का जो बंदरबांट किया है। उस जिन फार्मों को काम दिया गया है वो एक फार्म है उसकी माँ के नाम और दूसरी उसके पिता के नाम है। 2 ही फार्मों पे सारा 2 करोड़ रुपए का काम कर पैसा दे दिया गया है। इसके बाद वहाँ कोई काम भी नहीं हुआ है। अभी आप जो है अभी सर्वे करा लीजिए, वहाँ जांच करा लीजिए, किसी प्रकार वहाँ कोई काम नहीं हुआ है। हमारी यही मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और विधायक जी जो है हम लोगों पर भी दबाव बना रहे हैं और अधिकारीगणों पर भी दबाव बना रहे हैं। वाहनों पर जाति अंकित करवाना आपको महंगा पड़ सकता है। दरअसल प्रशासन ने लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। जो भी लोग वाहनों पर जाति लिखवा रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। शासन के आदेश पर उत्तर प्रदेश में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में मैनपुरी में भी प्रशासन ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की है जिनके वाहन पर जाति अंकित थी। तो यूपी में वाहन पर जाति लिखने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरकार के आदेश के बाद जाति लिखे वाहनों पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में मैनपुरी में भी पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। सीओ सिटी की अगुवाई में पुलिस ने 1 दर्जन वाहनों के चालान काटे। बता दें कि पुलिस ने शहर के ईश्वर नदी पर पुल पर चेकिंग पर अभियान चलाया था जिसमें 1 दर्जन वाहनों पर कार्रवाई की गई है। दरअसल मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत वाहन की नंबर प्लेट बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन सामान्य तौर पर नंबर प्लेट की जगह जाति को अंकित करने का प्रचलन चल रहा है, जो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। उल्लंघन करने वाले पर पहली बार 2000 और अगली बार 4000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है और अगर कोई फाइन नहीं भरता है तो उसके लिए 3 माह की जेल का भी प्रावधान है। मूलतः जो मोटर वाहन अधिनियम के धारा 177 के तहत प्रावधानित है, जिसमें जो नंबर प्लेट होनी चाहिए बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट अंकों में लिखी हुई होनी चाहिए, जिसको देख करके इजीली भी कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ सके। सामान्य तौर पर ये देखने में आया है कि उस नंबर प्लेट पर बजाय नंबर लिखने के जातिगत शब्दों का प्रयोग किया जाता है या किसी तरह के अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो एमवी एक्ट का उल्लंघन माना जाता है। इसी को शासनादेश में इंगित करते हुए इस पर प्रावधानित किया गया है कि इसमें अगर इस तरह का उल्लंघन कोई करता हुआ पाया जाता है तो 2000 रुपये प्रथम बार के अपराध में और 4000 रुपये द्वितीय बार के अपराध में उस पर जुर्माना या फाइन किया जाएगा और यदि फाइन नहीं करता है तो 3 माह का कारावास उसके लिए प्रावधानित है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।